वो 5 दिसंबर 2023 है। चुनाव हो रहे हैं, इनमें 35 SC सीट है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इलेक्टोरल रोल जो अभी हम लोगों का फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 4 अक्टूबर 2023 को, और उस फाइनल पब्लिकेशन में 1 अक्टूबर 2023 की तिथि तक जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे थे उन सभी के नाम जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और हम लोगों का ये है कि कोई भी मतदाता अभी तक छूटा नहीं होगा। तो इसके तारतम्य में जो 4 अक्टूबर 2023 को कुल मतदाता हैं जिले में, उनकी संख्या 4,68,584 जो अगर विधानसभा वार बात करें तो 2,35,092 यह सुसनेर विधानसभा के लिए और 2,33,492 यह आगर विधानसभा के लिए। इसमें आप लोगों को यह भी सूचित करना है कि हम लोगों का कुछ जो इलेक्टोरल रोल का हेल्थ था, कुछ पैरामीटर्स पे अच्छा नहीं था, जैसे कि EP रेशियो एक होता है और दूसरा जेंडर रेशियो होता है। तो हम लोगों ने इस दौरान बढ़िया काम किया, जो अपना रोल रिवीजन का काम हुआ, और EP रेशियो और जेंडर रेशियो दोनों में हम लोग स्टेट एवरेज के बराबर आ गए हैं। अर्थात EP रेशियो लगभग 63 था स्टेट का। हम लोगों का यह रोल रिवीजन स्टार्ट होने के पहले EP रेशियो 61.54 था, वह हम लोग ले जाके 63.17 तक ले गए हैं। इसी प्रकार से जेंडर रेशियो 931 था हमारा रोल रिवीजन स्टार्ट होने के पहले, और 4 अक्टूबर को जो हम लोगों ने फाइनल पब्लिकेशन किया है उसमें हमारा जेंडर रेशियो 944.40 हो गया है, जो कि स्टेट के लिए 943 रहा है। तो हम लोग लगभग स्टेट के एवरेज में पहुंच गए हैं इन दोनों पैरामीटर्स पे। पुरुष मतदाता और महिला मतदाता की अगर बात करें तो पुरुष मतदाता की संख्या जो बढ़ी है इस दौरान, वह महिला मतदाता की संख्या जो बढ़ी है उसकी तुलना में कम है। तो पुरुष मतदाता लगभग जिले में 6,000 के आसपास, 5,000 कुछ ये जुड़े हैं, और महिला मतदाता लगभग 7,000 के आसपास जुड़े हैं। तो महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा रही है। कुल आप लोगों को मैंने पहले बताया था 611 मतदान केंद्र हैं अपने, जिसमें 307 सुसनेर में है, 304 आगर में है। इन 611 में से कुल 110, जिसमें से 50 सुसनेर में और 60 आगर में है, ये क्रिटिकल मतदान केंद्र है जो निर्वाचन की दृष्टि से संवेदनशील कहे जाते हैं। तो इस पर हम लोग विशेष बल की जो व्यवस्था होती है राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन अनुसार, ये उस पर प्रावधान हम लोग करते हैं। कुल BLO 611 हैं, ये आपको जानकारी मैंने पहले दिया था। इस बार जो एपिक कार्ड की डिलीवरी है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू की जा रही है, और अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू फेल हो जाता है तब हम लोग उसको BLO के थ्रू डिलीवरी कराते हैं। तो एपिक कार्ड की डिलीवरी अभी हमारी अच्छी चल रही है, हमारे पास पेंडेंसी नहीं है एपिक कार्ड डिलीवरी को लेके, और इस जिले में लगभग सभी को पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से एपिक कार्ड पहुँचाया जा रहा है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और वोटर गाइड ये जो है इस बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पहले भी प्रोवाइड किया जाता था, वोटर गाइड भी प्रोवाइड किया जाता था, इस बार भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। वोटर गाइड जो है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है 1 पेज का, जिसमें मूलभूत जानकारी रहेगी, क्या नाम है, बूथ कहाँ है, बूथ का नजरी नक्शा वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इस बार एक चीज़ जो प्रावधान किया गया है कि पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। मतलब अगर कोई चाहे जो 80 वर्ष से अधिक आयु की उम्र का हो, वो या कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ज़्यादा हो, अर्थात 40% डिसेबिलिटी से किसी की डिसेबिलिटी ज़्यादा हो, तो वो घर पे अपने मतदान करने के लिए फॉर्म 12D भर के और घर पे मतदान कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया ये निर्धारित की गई है कि पोलिंग पार्टी एक गठन की जाएगी, पोलिंग पार्टी उसके घर जाएगी और पूर्ण सेक्रेसी मेंटेन करते हुए, जिस प्रकार से सेक्रेसी हमारा बूथ पे रहता है उसी प्रकार की सेक्रेसी मेंटेन करते हुए पोलिंग पार्टी घरों पे मतदान करा लेगी। जो हमारे बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं 80 प्लस उम्र के, या जिनका जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनका 40% जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है। इसके अलावा जो 12D जो फॉर्म भरेंगे ये लोग, जिनको घर पे मतदान करना है, वो जितने लोगों का फॉर्म स्वीकृत होगा ये सूची हम लोग कैंडिडेट के साथ भी शेयर करेंगे। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो कैंडिडेट होंगे उनके साथ हम लोग ये लिस्ट भी शेयर करेंगे कि कौन कौन अपने घर पे मतदान करना चाहता है, और उसके माध्यम से वो उनके
प्रतिनिधि भी इकट्ठा होकर जाके देख सकते हैं उनको मतदान करते हुए। मतदान की सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, लेकिन उनके घर पे अगर चाहे तो अपने प्रतिनिधि भेज के ये चीज़ चेक करा सकते हैं कि मतदान किस प्रकार से हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अपील है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सभी आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए डायरेक्शन है कि जहां तक संभव हो सके हम लोग इको फ्रेंडली इलेक्शन कराएं। मतलब नो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें, फ्लेक्सी बैनर इत्यादि जो है उसमें ध्यान रखें कि इको फ्रेंडली हो। ये अपील ही है एकमात्र, तो आप सभी से मेरा अपील है इसका थोड़ा ज़्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि इको फ्रेंडली चुनाव अपने ज़िले में संपन्न कराया जा सके। इसी प्रकार से एक बार ये भी एक परिवर्तन हुआ है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल कैंडिडेट खड़ा करती है तो उसे इसका कारण अपने वेबसाइट पे घोषित करना पड़ेगा। वेबसाइट के अलावा एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में, एक स्थानीय न्यूज़पेपर में, उसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे कि वो उनके द्वारा कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों खड़ा किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा और कारण क्या रहा। इसमें चुनाव जीतने की जो पोटेंशियल होता है वो एकमात्र कारण नहीं माना जाएगा, बाकी कारण भी उनको बताने पड़ेंगे। एमसीसी घोषणा के 72 घंटे के भीतर कुछ कार्रवाई की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जैसे 24 घंटे के भीतर जो शासकीय संस्थान है, शासकीय भवन है, उन सभी जगहों से शासकीय प्रचार प्रसार वाले जो भी ये हैं या किसी दल विशेष के प्रचार प्रसार के जो पैम्पलेट है, फ्लेक्सी बैनर है, ये सारी हटा दिए जाने हैं। ये घोषणा के 24 घंटे के भीतर अर्थात कल 12 बजे के पहले। इसके बाद 48 घंटे के भीतर जो पब्लिक प्लेसेज है वहाँ से इन सभी चीज़ों को हटाना है और 72 घंटे के भीतर प्राइवेट प्लेसेज से भी इन चीज़ों को हटाना है। अर्थात कुल 3 दिन तक का इसमें समय मिल रहा है, लेकिन शासकीय भवनों, शासकीय बिल्डिंगों, शासकीय कार्यालय इत्यादि जो भी हैं वहाँ से 24 घंटे के भीतर इनको हटा लिया जाना है। इस बार ये भी किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमेटी का गठन किया गया है कैश को रिलीज करने के लिए। कैश मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि जो भी जिले के निवासी हैं वो कैश जो है अधिक मात्रा में लेकर कैरी न करें। उनकी कैश जो है जांच के दौरान जब्त की जा सकती है। अगर वो संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में उनको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें बैंकों को भी साथ अभी हम लोगों ने बैठक रखा है, तो 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल बैंक से होगा उसकी सूची हमें प्राप्त करनी है। वो हमें लेके अगर सस्पिशियस होता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करनी है। और 10 लाख से ऊपर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे डिपॉजिट चाहे विड्रॉल, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जानी है। तो इसके अलावा जैसे ही एमसीसी अनाउंस हुआ है वैसे ही एमसीएमसी का कार्यशील हो गया है। एमसीएमसी के बारे में अभी आपको पीआरओ मैडम थोड़ा सा गाइड करेंगी क्या चीज़ है। बेसिकली मीडिया सर्टिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन का एक ये है जिसके माध्यम से हम लोग क्या प्रचार प्रसार की चीज़ें क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्या पब्लिश करने जा रहे हैं, उस पर हम लोगों की नज़र रहे। हम लोग कोई भी चीज़ जो है ऐसी न करें जिसके माध्यम से एमसीसी का वायलेशन हो सके या कोई भी प्रेस के लिए भी ये नियम लागू होंगे। इसी के साथ कुछ नए ऐप और वेबसाइट बनाए गए हैं जो कि पहले से कार्य में है, कुछ इस बार भी आए हैं। जैसे सी विजिल एक ऐप है, सी विजिल के माध्यम से कहीं भी एमसीसी का वायलेशन होता है तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं और वो सूचना जो है नियत समय सीमा 70 मिनट के अंदर उसको हमको एड्रेस करना है। इसी प्रकार से सुविधा पोर्टल है, ये कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट सुविधा पोर्टल के माध्यम से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, अपने हेलीपैड का जो परमिशन होता है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सभा स्थल बुक कराना चाहते हैं तो वो भी सुविधा पोर्टल के माध्यम से इसका परमिशन ले सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप के माध्यम से अगर कोई डिजेबल्ड व्यक्ति है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो सक्षम ऐप के माध्यम से अपना जो भी उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अगर उन्हें व्हील चेयर चाहिए बूथ पे तो उसकी रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हैं, हम लोग उनको व्हील चेयर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जैसे ही एमसीसी की लागू हुआ, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही जो हमारे ईडीसी थे, आप लोग देखे होंगे, एक हमारे कलेक्ट्रेट में इंटर करते हुए एक ईडीसी था, ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर, जहां बीयू, सीयू और वीवीपैट रखा रहता था
लोगों की जान पहचान के लिए अच्छे से उसको समझ सकें, उसके लिए तो उसका प्रचालन बंद कर दिया गया है आज से। और इसी के साथ MDC एक मोटर वैन भी आई हुई थी जो लेके घुमा रही थी, उसका भी प्रचालन बंद हो गया है। अभी सिर्फ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस वाले ही जो हमारे EVM VVPAT है वही बाहर रहेंगे। बाकी अब सामान्य जनता को प्रचार प्रसार के लिए हम EVM का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ एक आखिरी चीज़ जो बताना चाहेंगे कि आज कुछ आदेश जारी होते हैं, जिनमें से एक जो है आर्म्स को लेकर चलने का, आर्म्स के प्रदर्शन का आदेश होता है, वो आज जारी कर दूंगा, जिसके बाद कोई भी भले उसके पास अनुज्ञप्ति हो, अनुज्ञप्ति धारक हथियार का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यह चीज़ जो है सुरक्षा में लगे लोगों पर एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन शेष जो भी हथियार धारक, हथियार के अनुज्ञप्ति धारक है, वो हथियार लेकर नहीं चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्रीफ करनी थी। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन हो वो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद SP सर भी थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। क्या कारण था कि उन्हीं पर्टिकुलर को चूज किया गया? वो राजनीतिक दल की तरफ से। दूसरा ये था कि जैसा SP साहब ने बताया अभी वेपन के बारे में कि वो जमा करा दें, तो उसकी एक सुनिश्चित तिथि के कितनी तिथि तक जमा कराना अनिवार्य है शस्त्र। ये तिथि तक, जैसे ये तिथि का मतलब तिथि वो घोषित होती है और वो आप करेंगे ही सही। तो कभी अभी आपने कर लिया हो विचार तो वो तिथि भी बता दें ताकि आम लोगों को ये भी मालूम पड़े पत्रकारों के माध्यम से कि इस दिनांक तक जमा कराना ही है अनिवार्य। वैसे तो उसके अंदर ये होता है कि 3 दिवस के अंदर MCC के लागू होने 3 दिवस के अंदर संबंधित फॉर्म जमा करा दिया जाए। तो इसमें वैसे अतिशीघ्र भी लिखा हुआ है, तो फिर भी 3 दिवस का जो है इसके अंदर हाँ वो जो भी कुछ है सर जारी करेंगे आज वो प्रतिबंधात्मक और वो तमाम, तो उसमें ये वाली बात जाएगी। ठीक सर, मेरी 2 थ्योरी है। अभी हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू में आपने बताया था कि जो जेंडर रेशियो अपना स्टेट के लेवल में आया है, उसमें आपने विशेष कैंपेन जिले में चलाया था, जो शादी होकर लड़कियां आई है नहीं है और दूसरी महिलाओं के लिए। जिस तरह के जेंडर रेशियो को बैलेंस करने के लिए अपन ने कैंपेन जिले में चलाया, उसको वोट पोल बूथ तक ले जाने के लिए भी इस टाइप का कोई कैंपेन चलेगा क्या जिले में? हाँ, स्वीप के तहत ये प्लान है हम लोगों का। एक बार अनाउंसमेंट हो जाएगा तो एक सर्वे कराया है स्वीप टीम ने, जो भी माइग्रेट करते हैं या ऐसी कम्युनिटी, एक इस बार भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 50 at 2030 ऐसे करके एक अभियान चलाया गया। मतलब 50 ऐसे बूथ प्रत्येक विधानसभा में जहां सबसे कम मतदान हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, उनको टारगेट करके उन पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ये हम लोग चलाएंगे 50 बूथ दोनों विधानसभा। दूसरी थ्योरी मेरी है सर, ये वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो बताया गया है कि पहले इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आयोग ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो इसके लिए कोई समय निर्धारित क्या है कि कितने दिन पहले चली जाएगी वोटर? वो मैं अभी आपको बता दूंगा। एग्जैक्ट 3 दिन पहले वो जमा हो जाना चाहिए। 3 दिन पहले, पोल डे के 3 दिन पहले फाइनली वो जितना बचा हुआ है वो सारे आरओ के पास आ जाना चाहिए। सर, एक वो जो मॉडल पोलिंग बुथ बनाए जाने हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि PWD के अलग सेंटर्स बन रहे हैं स्पेशल, जो उनके द्वारा ही कंडक्ट होंगे। तो अपने यहाँ कुछ है क्या? प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक करना है, तो हम लोगों ने दोनों विधानसभा में एक बूथ ऐसा रखा है जो एक्सक्लूसिवली, जिसमें सिर्फ PWD प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग पार्टी सारे PWD रहेंगे दोनों विधानसभा में। तो एक बूथ ऐसा रखा है जहाँ पे ये लोग कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। सर पिछले चुनाव में है जो पिंक पोलिंग बनाए गए थे, जिनमें है जो मतलब टोटल महिला वर्कर, महिला पुलिसकर्मी और है जो मतलब इन्होंने ही उसका संचालन किया था। तो इस ढंग की भी अपनी कोई योजना है? हाँ, इस बार भी हम लोग महिला, अब उसको पिंक नहीं कहते हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों का झंडा जो है पिंक कलर का हो गया, तो उसको मतलब फीमेल एक्सक्लूसिव बूथ कहते हैं। तो लगभग हम लोग प्लान किए हुए हैं कि लगभग 40 बूथ हम लोग इस तरीके का बनाएंगे जो पूर्णतः महिलाएं उसको, हाँ पूरे जिले में, और वो पूरे जिले के बेसिकली अर्बन एरिया में ही रहेगा, महिलाओं को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके लिए अर्बन एरिया के जो बूथ हैं उनमें कुल 40 बूथ अभी तक हम लोग तय किए हुए हैं। 40 बूथ एक्सक्लूसिव महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा।
मतलब वो सभी उसमें P0 से लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके P1, P2, P3 सभी जो है महिलाएं रहेंगी।